In this lecture, we will talk about magnetism. What is magnetism? अभी तक मैग्नेटिज्म का इफेक्ट और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है कि एक करंट मैग्नेटिक फील्ड एक इफेक्ट जनरेट करती है करंट, और वो इफेक्ट कितना होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में हमने अभी तक बात की है। ये जनरेशन कहाँ से हुई, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करता है, कहाँ से इसकी जनरेशन हुई। जैसे हम बहुत सारे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इन मटेरियल्स में ऐसा क्या है कि ये मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस लेक्चर में आपको देंगे। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये मतलब मैंने मटेरियल साइंस से बीटेक किया है, तो ये अच्छे से पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने इन डेप्थ अच्छे से पढ़ा है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी किस किस वजह से आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म इज वन ऑफ देम। उन सभी प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, तो ये मैं उसी लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, समझे ना। आप अपनी बुक में देखेंगे मैग्नेटिज्म किस तरीके से आपको शो किया होगा 12th 11th लेवल पे, समझे ना। वो डायरेक्ट आपको बता देंगे कि इस मटेरियल से ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इसको परमेबिलिटी कहते हैं। वो डायरेक्ट उसको डिफाइन कर देगा। मैं बेसिक कोर्स से आपको इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, जैसे मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था उसी तरीके से, इंजीनियरिंग में जैसे पढ़ाया था। मैग्नेटिक मटेरियल मैक्सिमम सॉलिड होते हैं, तो मैं सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। अब सॉलिड को मैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा जहां से वो सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में आया, वो सॉलिड फॉर्म में जहां से आया। क्लियर। हर एक सॉलिड फॉर्म पहले लिक्विड होगी, उसको ठंडा किया जाएगा, वो सॉलिडिफाई होगी, फिर वो सॉलिड बनेगा। तो मैं ऐसे ही मटेरियल को देखता हूं, मटेरियल की स्ट्रक्चर को समझता हूं। अगर मैं किसी भी सॉलिड मटेरियल के नैनो लेवल पे जाके देखता हूं तो वहां मुझे एटम मिलेगा, या एटम एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयन्स मिलेंगे। तो अगर मैं उसकी एक छोटी इकाई एटम की बात कर लेते हैं, एटम एटम से मिलकर बनाया मान लेते हैं एक सॉलिड मटेरियल, तो उस छोटी इकाई एटम की अगर मैं बात करता हूं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, समझे। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में पेयर्ड हो और अनपेयर्ड हो। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि यदि एक सेल में, एटम की एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ऐसे ही अगर दूसरे ऑर्बिट, दूसरी शेल है जिसमें बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, हर एक ऑर्बिट में 2-2 शेल रह सकते हैं। ऐसे आपको बताया गया होगा SPDF ऑर्बिट है, क्लियर। उसमें उपकक्षक होते हैं, सब शेल। फिर उसके अंदर जैसे S में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, P में 3 तो यानी इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, D में 5 होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि जो मटेरियल मैंने चूज किया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसके एटम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, तो उस एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। ये आपको केमिस्ट्री में भी सिखाया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक ये आपको सिखाया जाता है। और यदि एक एटम के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता है। उसका फॉर्मूला भी होता है √n(n-1), कुछ ऐसे करके, मेरे याद नहीं है। इस टाइप का एक फॉर्मूला भी होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का। म्यू से दर्शाते हैं उसको। किसके दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर √n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट बंद, इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि है तो मैग्नेटिक मोमेंट वो एटम शो करेगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट वो शो नहीं करेगा। अब इसी प्रकार से मैं एक यहां मेरे पास ये एक लिक्विड है, समझे। मान लेते हैं कोई मेरे पास मटेरियल है जैसे कॉपर या आयरन, उसको मैंने मेल्ट किया हुआ है, ये मैंने मेल्ट किया हुआ है। अब इसको मैं सॉलिडिफाई कराता हूं, इसका टेम्परेचर गिराता हूं, इसको सॉलिडिफाई करा रहा हूं। तो जैसे ही इसको सॉलिडिफाई कराया जाएगा तो यहां से सॉलिडिफाई कराने का मतलब क्या है? टेम्परेचर गिराना। और टेम्परेचर कैसे गिराओगे? यहां से ठंडक एंटर करेगी,
समझे ना, कॉल्ड लोअर टेम्परेचर यहां से एंटर करेगा, मतलब सराउंडिंग क्या है, लोअर टेम्परेचर बॉडी है सराउंडिंग, जो एयर है वो दीवारों से टकराएंगे तो दीवारों का टेम्परेचर लूज होगा, जिसकी वजह से हीट किसको मिलेगी, बाहर सराउंडिंग में हीट जाएगी। तो ये कोल्डनेस एंटर कर रही है तो हीट कहां जाएगी, बाहर, हीट बाहर निकलेगी, दीवारों के रास्ते हीट बाहर निकलेगी जैसे जैसे ठंडी एयर इससे टकराएगी। तो आप ये पाएंगे कि यहां दीवारों पर सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एटम्स आएंगे, इस पे सुपर इंपोज करते जाएंगे, ऐसे दीवारों पर सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन होगा और वो एटम्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुपर इंपोज होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे। इसमें बहुत कहानी है, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है, स्पाइक्स बनते हैं, समझे ना, स्पाइक्स बनते हैं। उतनी डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि ये स्पाइक्स क्यों बनते हैं, आप बस ये समझे कि एटम्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इस लेवल पे। 11th 12th लेवल पर मैं आपको यही बताऊंगा कि एटम्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज धीरे 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 होते जाएंगे, समझे ना, एक दूसरे के ऊपर सेटल होते जाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे के पूरे एटम जो फ्रीली घूम रहे थे इसके अंदर, वो अब एक पॉइंट पर सॉलिडिफाई होकर सेटल हो चुके होंगे, समझे ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर, नॉट एक पॉइंट, एक स्पेस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे सॉलिडिफाई हो चुके होंगे। क्लियर? होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो यहां सबसे पहले जो एटम सुपर इंपोज हुआ होगा उसी के ऊपर सुपर इंपोजिशन होता जाता है, उसी के ऊपर ऐसे सुपर इंपोजिशन होता जाता है एक एटम के ऊपर। तो एक एटम यहां हुआ होगा, एक एटम यहां सबसे पहले सुपर इंपोज हुआ होगा, तो वो ऐसे सुपर इंपोज होता जाता है, समझे, इसी के ऊपर, एक एटम के ऊपर ही इस प्रकार से सुपर इंपोजिशन होता जाता है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली अलग अलग पॉइंट पर इस तरीके से ट्री की तरीके से, जैसे पेड़ बढ़ता है ना, उसी तरीके से यहां सुपर इंपोजिशन बढ़ता जाता है, समझे। और फिर ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट करते हैं, इधर ये इधर से बढ़ते हुए आ रहा है, ये ऐसे बढ़ते हुए आ रहा है, तो आपको फाइनली पूरा सुपर इंपोजिशन ऐसे ही नजर आएगा जैसे मैं बना रहा था। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉलोनीज होती हैं, ये कॉलोनी बढ़ते बढ़ते इसके साथ कांटेक्ट करेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते, यहां से बढ़ते बढ़ते एक कॉलोनी ऐसे आएगी, इनको ग्रेन्स कहते हैं। तो उतनी डिटेल में ना जाके फिर एक यहां सोलिडिफाई बीच में हुआ होगा, वो ऐसे। तो ओरिएंटेशन अगर आप देखेंगे तो एक फिक्स स्पेस में फिक्स ओरिएंटेशन रहता है जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं, सॉलिड में यही होता है। तो उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उस डिटेल का भी फर्क पड़ता है, जो मैं ये बोल रहा हूं इससे डिटेल का भी फर्क पड़ेगा, इससे एक पॉइंट बाहर निकल के आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी हम ये सीखेंगे कि कंप्लीट ऐसे सुपर इंपोजिशन हो जाएगा। ये कॉलोनीज क्या रोल प्ले करती है बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं समझ रहा हूं कि सुपर इंपोजिशन एटम का एक दूसरे के ऊपर होता जा रहा है। अब यदि ये हर एक एटम ऐसे हैं कि इनमें कोई भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो सुपर इंपोजिशन के बाद यानी सॉलिडिफिकेशन के बाद कंप्लीट सेटलमेंट जब इन सभी एटम्स का हो जाएगा, ये कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उस स्टेट में भी आप क्या बोलोगे कि ये अब जो सॉलिड बन गया है इसका अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एटम में नहीं था, किसी एक एटम में भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है हर एटम का। तो सॉलिडिफाई होने के बाद इस पूरे मटेरियल में, इस पूरे मटेरियल को आप देखोगे सॉलिडिफाई होने के बाद कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो इसको मैं ये कहूंगा कि इस मटेरियल में कोई भी मैग्नेटाइजेशन होने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा। इसी को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, समझे, इसी को बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसको अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं देता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, स्लाइटली रिपेल होता है, स्लाइटली, क्योंकि जो इसमें अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल फील करते हैं। क्लियर? तो इसमें, और वो भी स्लाइटली, बहुत ही ज्यादा स्लाइटली,
ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपना कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? हर एक एटम जो उसकी एक छोटी यूनिट है उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। अब यदि इसके एक एटम में मैग्नेटिक मोमेंट होता, मान लेते हैं अब की बार मैंने ऐसा मटेरियल लिया कि उसके एक एटम में मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। क्लियर? तो अब यदि मैं उस सॉलिड को सॉलिडिफाई कराता हूं, तो सॉलिडिफाई होने के प्रोसेस के दौरान देखो कि जब एटम एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं तो वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। जो नीचे एटॉमिक लेयर है जो सेटल हो चुकी है, उसके ऊपर जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होता जाता है वो बहुत तेजी से एटम आते हैं। एटम एक बहुत छोटी सी इकाई है, एक मिलीमीटर वाली लेंथ में भी बहुत सारे एटम आ जाते हैं। तो एटम के सुपर इंपोजिशन की रेट बहुत बड़ी होती है। क्लियर? बहुत तेजी से सुपर इंपोजिशन होता है और एक एटम अपना मैग्नेटिक मोमेंट 3D स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में रख सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, रैंडमली। समझे? जैसे ये एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट घूम रहा है। एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा इसके अपोजिट घूम रहा है, जस्ट अपोजिट। तो अगर पेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, और यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एटम और इसके चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इस प्रकार से घूम रहा है। क्लियर? अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की आपसे बात किया जाए तो आप डायरेक्शन बता सकते हो इसकी। आप डायरेक्शन क्या बताओगे? ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। तो इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं, इसका मतलब करंट अपोजिट जाएगा, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर। तो हर एक एटम का रैंडमली 3D स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। तो जब वो सुपर इंपोज करेंगे तो हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा रैंडमली हर एक डायरेक्शन में। तो जब आप सॉलिडिफाई स्टेट को देखोगे, कंप्लीटली वो स्टेट सॉलिडिफाई हो चुकी है कंप्लीटली। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सॉलिडिफाइड स्टेट है, ये सॉलिडिफाइड स्टेट है। तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो रैंडमली कहीं भी है, किसी भी डायरेक्शन में है, रैंडमली। हर एक डायरेक्शन में। और कितने एटम होते हैं? इनफिनाइट, बहुत सारे एटम होते हैं। इसका मतलब इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल एवरी डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एवरी डायरेक्शन। सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और रैंडमली हर डायरेक्शन में है, तो नेट क्या आएगा? 0। यहां भी अगर आप ये मटेरियल जिसके एटम में मैग्नेटिक मोमेंट है उसको सॉलिडिफाई कराते हो तो उसके बल्क स्टेट में, अगर उसको बल्क स्टेट में देखोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। लेकिन एक एटम को देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। इसको कहते हैं हम, इस स्टेट को पैरामैग्नेटिज्म। ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, समझे? इस स्टेट को डायमैग्नेटिज्म। ये मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? ये मैं लिखाऊंगा, आज मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा। अभी मैं समझा देता हूं, पिक्टोरियल व्यू आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद एक आता है फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वो क्या होता है? उसमें जैसे ही ये सॉलिडिफिकेशन होगा, हर एक एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता ही होता है उसमें। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी तीसरे की मैं बात कर रहा हूं, हर एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, उसके एक यूनिट में, एक इकाई में, समझे ना? एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें सुपर इंपोजिशन एक डिफरेंट तरीके से होता है। सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो सुपर इंपोजिशन होता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, वो एक फिक्स फैशन में होता है। वो इस प्रकार से होता है कि कॉलोनीज बनती हैं बड़ी बड़ी, समझे ना? इस तरीके से होता है कि जैसे ये मैंने बनाया तो यहां तक सुपर इंपोजिशन ऐसे होगा। यहां फिगर बनाता हूं, अलग फिगर बनाना पड़ेगा मुझे जिससे कि आपको समझ में आए, थोड़ा बड़ा।
देखो सुपर इम्पोजिशन इस प्रकार से होता है कि एक फिक्स रीजन तक सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में आता है। इसमें कुछ इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन होता है कि हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक रीजन तक एक डायरेक्शन में आता है। यह दूसरा रीजन, इसमें सॉलिडिफिकेशन जब हुआ, एटम दूसरी एटॉमिक लेयर पर सुपरइम्पोज हुए तो डायरेक्शन दूसरी आई, लेकिन इस रीजन में सब एटम की डायरेक्शन एक थी, पहले वाले से अलग। यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एक ऑर्डर में होते हैं लॉन्ग रेंज तक। यहां इस केस में कोई लॉन्ग रेंज नहीं थी, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हर एक डायरेक्शन में था अलग अलग। यहां क्या होता है, एक फिक्स रीजन तक मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम का एक डायरेक्शन में होता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। ये जो लॉन्ग रेंज है ना, एक फिक्स रीजन तक मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होना, उस रीजन का नाम होता है मैग्नेटिक डोमेन। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, ये डोमेन भी बहुत बड़ी नहीं होती है, इसमें मतलब आप कुछ लाख की संख्या में एटम होते हैं, कुछ लाख की संख्या में एटम इस स्पेस में होते हैं, का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी होती है डोमेन, इसके रेस्पेक्ट में ये बड़ी होती है, आप आंखों से नहीं देख पाओगे, इतनी छोटी होती है एक डोमेन। क्लियर? आपको माइक्रोस्कोप से ये दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये डोमेन भी इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, ये तो एक एटम है सिर्फ, इसके रेस्पेक्ट में काफी बड़ी होती है। इसलिए में लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, यानी मैग्नेटिक डोमेन, लॉन्ग रेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉन्ग रेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। क्लियर? और यही है वो। अब अलग अलग स्पेस में आप देखेंगे कि डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो मैग्नेटिक डोमेन है ये भी साइज में बड़ी नहीं है, ये भी काफी छोटी होती है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक स्केल पे देखता हूं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मैग्नेटिक डोमेन बहुत सारी आएंगी मैक्रोस्कोपिक स्केल पर। मैक्रोस्कोपिक स्केल वो होता है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। ऐसे ही हर एक मैग्नेटिक डोमेन में अलग अलग डायरेक्शंस हम लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने। तो इसको भी अगर आप मैक्रोस्कोपिक स्केल पर देखोगे तो आपको बहुत सारे रीजन नजर आएंगे। एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ये जो रीजन है ये बहुत सारे नजर आएंगे। तो अब इस केस में एक मैग्नेटिक डोमेन ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस केस में एक एटम बिहेव कर रहा था। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक स्केल पे देखूंगा, बहुत सारे डोमेन अगर मैं एक साथ देखता हूं तो आप क्या बोलोगे कि इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक मोमेंट हर एक डायरेक्शन में है। अगर मैं ये मैग्नेटिक डोमेन बहुत सारी आपके सामने रख देता हूं इस दीवार पे, ये इतनी बड़ी जो बोर्ड है, ये बोर्ड के पूरे साइज पे मैं बहुत सारी डोमेन आपके सामने रख देता हूं, सबकी साइज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, सेम ऑर्डर की। ये जो मैग्नेटिक डोमेन होती है इनका ऑर्डर सेम होता है। तो आप क्या बोलोगे कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और हर डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो अपना मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इन तीनों में, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
इन तीनों में अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इसमें, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा। ये स्लाइटली रिपेल करता है, डीमैग्नेटाइज होता है, बस ये कह सकते हो आप, स्लाइटली रिपेल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन में, जो ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये अपने आप को एक डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, तो इस मटेरियल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे H, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप ये फील करेंगे कि जो इसके एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अपने आप को धीरे 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 किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे होंगे। और एक फिक्स वैल्यू के बाद जब आप इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो आप ये पाएंगे कि सारे के सारे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो चुके हैं। अब यदि आप H को और बढ़ाओगे तो अब कोई चेंज नहीं होगा, सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट पहले से इधर आ चुके हैं। और जब सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स, हर एक एटम के एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तब इस मटेरियल का अपना मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा। यानी इस रीजन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पर, तो वो दो होंगे, एक तो आप जो अप्लाइड कर रहे हैं वो, और एक ये मटेरियल जो अब जनरेट कर रहा है, ये मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, उसको B से लिखा जाता है, कुछ लोग उसको M से भी लिखते हैं, कैपिटल M, मैग्नेटाइजेशन, समझे ना, कैपिटल M भी कुछ लोग उसको दर्शाते हैं। H अप्लाइड फील्ड, M मैग्नेटाइजेशन, जो इस मटेरियल की वजह से आया, और यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, M और H। क्लियर? तो कुल मिला के आपको ये पता चला यहां कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि सारे के सारे एटॉमिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में, H की डायरेक्शन में ओरिएंट हो चुके होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्लियर? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? अब यहां आते हैं, यहां जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इस केस में, तो आप ये पाएंगे, H अप्लाई करोगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत तेजी से होता है इसके रेस्पेक्ट में। यहां H को आपको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है सेम मैग्नेटाइजेशन लेने के लिए। यहां जो मैग्नेटाइजेशन आपको पाने के लिए H में इंक्रीमेंट करना पड़ता था, उतना इंक्रीमेंट यहां करने की जरूरत नहीं है। यहां H को थोड़ा भी बढ़ाओगे ये बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज होता है, समझे? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ ऑर्डर तक पहले से ही वो ओरिएंटेड है, समझे ना, पहले से ही उसमें ऑर्डर्ड है। क्लियर? यहां एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्टिंग से ही कुछ ऑर्डर्ड स्टेट में है। क्लियर? पहले से ही वो एक डायरेक्शन में है। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इन सभी को सेम डायरेक्शन में बनाने के लिए ज्यादा मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ये मीडियम, समझे ना, फीबली, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये बहुत ही कम रिपेल होते हैं, ये रिपेल होते हैं, ये वाले मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं कल आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल नेक्स्ट लेक्चर में, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये सॉरी ये है पैरा, ये डाया है, डाया
ये पैरा मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें डिफरेंस मैंने माइक्रोस्कोपिक स्केल पर क्या होता है, बिहेवियर कैसा शो करते हैं, इस बेसिस पे मैंने इन तीनों में आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी और एक क्यूरी टेम्परेचर के बेसिस पे, जो क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसके बेसिस पे मैं इनमें कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। उस जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, समझे। ये भी इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, तो इसको अच्छे से आप देखेंगे।